Hello students, today we will start new topic buoyancy. First, what is buoyancy? Actually जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो उस पर हम एक अपवर्ड फोर्स को फील कर सकते हैं और यही फोर्स होता है बायंट फोर्स या फिर आप इसे अपथ्रस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा जब भी हम कोई मग को वाटर से फिल कंटेनर में अंदर हम डुबोने की कोशिश करते हैं, उसको ले जाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अपवर्ड फोर्स, एक अपोजिट फोर्स फील होता है और वही फोर्स होता है बायंट फोर्स। ठीक है, तो आप बायंट फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी by the fluid in which it is submerged is called the upthrust or buoyant force. So buoyant force, how can we define it? The upward force exerted on the body by the fluid in which it is submerged is called upthrust or buoyant force. Okay, so this is buoyant force. For example, suppose pushing a tin can into water, pushing a tin can into water. अगर हम एम्प्टी टिन कैन लें जिसका जो हमें बोल सकते हैं इस पर एक एयर टाइट स्टॉपर लगा हुआ है, यानी इसका माउथ एकदम क्लोज है, और फिर इसको हम एक वाटर से फिल एक कंटेनर में अगर हम इसको रख देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये फ्लोट करता है। कुछ पार्ट इसका वाटर के सरफेस के अंदर होगा और कुछ पार्ट इसके वाटर के सरफेस के बाहर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप इस कैन को वाटर के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें एक कंटिन्यूअसली एक अपवर्ड फोर्स फील होगा, जिससे कि इसे और ज्यादा अंदर ले जाने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, हमें और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम उस कैन को और अंदर ज्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे वाटर में, तो जो ये अपवर्ड फोर्स है जो अपोज कर रहा है उसे अंदर ले जाने का, ये और ज्यादा होता जाएगा। यानी आपको जैसे जैसे अंदर ले जाओगे आपको और ज्यादा उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए उस टिन कैन को डेप्थ तक ले जाने के लिए। जब ये पूरी तरह से आप उसके डेप्थ तक ले जाते हो तब भी इस पे कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट का फोर्स जरूर लगेगा, जो कि इसको उस पोजीशन में, उस डेप्थ में रहने का अपोज करेगा। और जैसे ही आप उस टिन कैन को रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, तो हम ये नोटिस करेंगे, आप ये नोटिस कर सकते हो कि वापस से सरफेस की तरफ बैक हो जाएगा, वापस से वहां पर आ जाएगा और फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा था, तो इस वजह से हम इस ब्लॉक पर, इस टिन कैन पर जब भी हम इसको वाटर के अंदर ले जा रहे हैं तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, एक्चुअली जब भी आप किसी भी कैन या ब्लॉक को जब हम वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो इस पर दो फोर्सेस लगते हैं। जब भी आप ब्लॉक को अंदर की तरफ डुबोना चाहेंगे तो इस पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो इसका खुद का वेट mg जो कि अर्थ के कारण लगेगा, और दूसरा इस पर जो लगेगा वो होगा अपवर्ड फोर्स या अपथ्रस्ट, जिसे हम बायंट फोर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों फोर्स के कारण जब ये कैन जब ये ऊपर सरफेस पर फ्लोट कर रहा होता है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, जितना अपवर्ड लग रहा है उतना ही इसका वेट होगा, और इसी कंडीशन में ये कैन फ्लोट कर सकता है उस वाटर सरफेस पर। लेकिन जैसे जैसे इस कैन को आप नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट होगा वो उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू बढ़ जाने से अब इस पर जो लगने वाले फोर्सेस है वो अनबैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इसको हम नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो इस पर जो लगने वाला अपथ्रस्ट है वो इसके वेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता जाता है, और जैसे जैसे आप इसको और ज्यादा डेप्थ पे ले जाते हो तो इस अपथ्रस्ट की वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इस अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी अनबैलेंस्ड है।
तो इसलिए जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो, आप जबरदस्ती इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो उस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस अपथ्रस्ट और इस वेट के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि अपथ्रस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों का जितना भी डिफरेंस होगा उसके बराबर आपको एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पर लगाए रखना होगा ताकि आप इसे डेस्क पर ले जा सको। ठीक है, तो ये है बाइंड फोर्स का एक्सप्लेनेशन। अभी हम आगे डिटेल में ये भी पढ़ेंगे कि ये क्यों आता है, इसका क्या रीजन है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट। एज वी नो, अपथ्रस्ट है क्या? अपथ्रस्ट एक बाइंड फोर्स ही तो है, और फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन। ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में भी मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, डाइन, ये सारी इसकी यूनिट हो सकती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। क्या इफेक्ट होता है? एक्चुअली इसके इफेक्ट से क्या होता है कि जो भी बॉडी है जिसको हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, उसका जो वेट होता है, जो उसका एक्चुअल वेट है एयर में जब हम मेजर कर रहे हैं, तो वो वेट हमें इसके लिक्विड में डुबोने पर वो वेट हमें कम लगता है। यानी हम ये बोल सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट इज दैट the weight of body immersed in a liquid appears to be less than its actual weight. जितना एक्चुअल वेट हमें इसका एयर में लग रहा था, उससे कम हमें लिक्विड में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं। लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। जब आप वेल में एक बकेट अगर हम डालते हैं अंदर पानी को, हम उसमें खींचने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जब ये पूरी तरह से अंदर चली गई बकेट और जब उसमें वाटर फुल हो गया, जब आप उसे खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे कि जब तक ये उसके बकेट वाटर के अंदर में रहेगी, तब तक तो इसको ऊपर की तरफ खींचना आपको आसान होगा, क्योंकि तब तक उसका वेट कम हो जाएगा अपथ्रस्ट के इफेक्ट के कारण। कम हो जाने से मतलब कम लगेगा, है ना, एक्चुअल वेट से कम फील होगा हमें। पर जैसे ही वो वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ आएगी एयर में, वैसे ही आपको इस बकेट को खींचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आप जब इसको खींचेंगे तो ये इसके एक्चुअल वेट के बराबर ही इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम लिक्विड्स में कोई भी ब्लॉक, कोई भी चीज को हम अंदर की तरफ इमर्स करते हैं, तो उसका वेट एयर में जो उसका एक्चुअल वेट था उससे कुछ कम फील होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, आखिर ये कम फील होता क्यों है? अगर हम बात करें कि जब ऑब्जेक्ट को हम एक लिक्विड में इमर्स करते हैं, अगर यही ब्लॉक जिसे आप पहले एयर में मेजर कर रहे थे, इसका वेट वो था W = mg, पर जब आप जैसे ही आपने इसे लिक्विड में डुबोया, तो अब इस पर सिर्फ W = mg काम नहीं कर रहा है। अब इस पर इसके अलावा एक और फोर्स काम कर रहा है, जो कि है अपथ्रस्ट, बाइंड फोर्स, जो कि इसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इस पे बात करें तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, mg और b। तो अब इसका जो अपेरेंट वेट होगा वो सिर्फ mg ना होकर इसके डिफरेंस के बराबर होगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसी वजह से अपथ्रस्ट के कारण, अगर ये अपथ्रस्ट नहीं होता लिक्विड में, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, तो यहाँ पर भी हमें इतना ही फोर्स लगता जितना एयर में लग रहा था। इसका वेट इस ब्लॉक का उतना ही ऑब्जर्व करते जितना एयर में था, लेकिन इस अपथ्रस्ट के कारण इस फोर्स का कुछ जो इफेक्ट था वो कम हो जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर इसका जो वेट होता है वो पहले वाले वेट से कुछ कम लगने लगता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, अब हम ये देखते हैं कि अपथ्रस्ट किस किस पर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स पर। डिपेंडेंस ऑफ अपथ्रस्ट। फर्स्ट पॉइंट, ये हम बोल सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट होता है वो डिपेंड करता है जो बॉडी है जिसको हम इमर्स कर रहे हैं, जो कि लिक्विड में, उसके वॉल्यूम पर। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का, उतना ही ज्यादा उस पर लिक्विड के कारण अपथ्रस्ट लगेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लिया कि आपके पास
एक तो है बंचेस ऑफ फेदर्स, खूब सारे फेदर्स है, उनका बंच है, और सेम मास का हम एक स्टोन ले लेते हैं। ठीक है, सेम मास का स्टोन ले लेते हैं। अब अगर आप इन दोनों को हम एयर में छोड़ दें, मतलब हवा में एकदम ड्रॉप कर दें, तो हम ये देखेंगे कि जो स्टोन है वो जो फेदर के बंच है उनके कंपैरिजन में जल्दी नीचे आ जाएगा। क्यों, क्या रीजन है इसका? दोनों का मास तो सेम है, लेकिन एक्चुअली जो जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट सिर्फ लिक्विड में नहीं लगता है, वो एयर में भी लगेगा। जो अपथ्रस्ट है एयर के कारण वो स्टोन पर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि भले दोनों का मास सेम है, लेकिन स्टोन का जो वॉल्यूम है वो उन बंचेस से कम है, और बंचेस का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण उस पर ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा एयर के कारण। अपथ्रस्ट यानी अपोजिंग फोर्स, जो कि उसे नीचे जाने से रोकेगा। इसी वजह से स्टोन पर कम अपथ्रस्ट होने से वो जल्दी नीचे आ जाएगा। अगर हम वैक्यूम में दोनों को एक साथ छोड़ दें तो वैक्यूम में कोई अपथ्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां एयर नहीं है, वहां कोई अपथ्रस्ट नहीं होगा, तो इसी वजह से बंचेस ऑफ फेदर एंड स्टोन विल फॉल टुगेदर, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है बॉडी का, उतना ही ज्यादा उस पर अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डिपेंडेंस की बात करेंगे तो वो होता है डेंसिटी। अपथ्रस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि अपथ्रस्ट इस चीज पर भी डिपेंड करेगा कि जिस ब्लॉक को हम जिस लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जैसे कि आप एक कॉर्क लेते हैं, इस कॉर्क को हम एक बार तो ग्लिसरीन या फिर मर्क्यूरी भी बोल सकते हैं, ऐसा लिक्विड जिसकी वाटर से ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, तो हम एक कॉर्क लेते हैं और उसको एक बार वाटर में और एक बार ग्लिसरीन में हम उसको इमर्स करते हैं, तो हम नोटिस करेंगे कि दोनों में, ठीक है, ये दोनों में फ्लोट करेगा, लेकिन ग्लिसरीन में जब ये फ्लोट करेगा, इसको एक फिगर के थ्रू हम बना सकते हैं। मान लिया ये वाटर एंड सेकेंड इज ग्लिसरीन। अब आप एक ब्लॉक को, जबकि ब्लॉक को हम एक सेम ब्लॉक है, एक बार वाटर में और एक बार ग्लिसरीन में से डुबोते हैं। ठीक है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि वाटर में जब उस ब्लॉक की हम बात करते हैं तो उसका ज्यादा पार्ट लिक्विड के अंदर होगा, वाटर के ज्यादा, जब वो फ्लोट कर रहा होगा उसका ज्यादा पार्ट अंदर होगा, पर ग्लिसरीन में उसी ब्लॉक का कम पार्ट लिक्विड के अंदर होगा, कम वॉल्यूम बोल सकते हैं हम, कम वॉल्यूम लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर अपथ्रस्ट की वैल्यू वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है। इसी वजह से, ज्यादा फोर्स लगने की वजह से ये जो है ये फ्लोट तो करेगा, लेकिन इसका कम पार्ट अंदर डूबेगा, क्योंकि इस पर अपथ्रस्ट ज्यादा है, वो उसे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप इसके अलावा ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जब हम ग्लिसरीन लेते हैं और जो वाटर है, आप दोनों में अपने दोनों को खुद इस ब्लॉक को अपने हाथों से इसको अंदर डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि अंदर ले जाए, अंदर जाए। तो हम ये फील कर सकते हैं, अगर हम खुद नोटिस करें, कि ग्लिसरीन में जब हम यही चीज करते हैं तो हमें ज्यादा अपथ्रस्ट, ज्यादा अपोजिंग फोर्स फील होता है, तो हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको अंदर ले जाने के लिए, डेप्थ पर ले जाने के लिए। पर वाटर में इसको डेप्थ पर ले जाने के लिए ग्लिसरीन के कंपैरिजन में कम अपोजिंग फोर्स लगेगा, यानी हमें कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रीजन फॉर अपथ्रस्ट। आखिर ये अपथ्रस्ट आया कहां से, ये क्यों लगता है? जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर, जब हमने पहले पढ़ा था तो उसमें हम ये बोल चुके हैं कि जो लिक्विड होता है उसमें जब भी आप कोई लिक्विड जिस भी वेसल में, जिस भी कंटेनर में है, तो वो लिक्विड उस कंटेनर पे हर तरफ से सेम प्रेशर लगाता है, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है हर जगह पर, हर पॉइंट पर। और अगर आप लिक्विड के अंदर कोई ब्लॉक को अगर आप इमर्स कराओ तो उसकी वॉल्स पर भी हमेशा एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना। तो जैसे कि
प्रेशर हम बोल सकते हैं कि मतलब प्रेशर की वैल्यू हर एक पॉइंट में सेम, प्रेशर जो होता है वो सारे पॉइंट्स में ऑल डायरेक्शन में लगता है सेम फोर्स। तो मान लिया कोई लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर आपने कोई ब्लॉक को इमर्स किया, यहाँ पर तो हम जानते हैं कि ये जो लिक्विड है वो इस पर इस कंटेनर की इस ब्लॉक की वॉल पर हर तरफ से सेम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है। ये लिक्विड इस तरह से ऐसे हर तरफ से इस पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रेशर होता है क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जब हम हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस की बात करेंगे, हमने पहले पढ़ा भी है, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो प्रेशर होता है लिक्विड्स में उसकी जो वैल्यू होती है HdG, यानी जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, डेप्थ के, डेंसिटी के, और G इज द ग्रेविटी। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक, अगर हम एक पर्टिकुलर डेप्थ पर बात करते हैं, मान लिया कि मैंने अभी लिया कोई भी एक पर्टिकुलर डेप्थ की बात करते हैं, ये वाली, अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करेंगे तो एक तरफ से ये इधर से काम करेगा और एक तरफ से इधर, दोनों तरफ हाइट क्या है h, सेम हाइट पर हम बात कर रहे हैं, यानी सेम हाइट पर है तो सेम प्रेशर लग रहा होगा दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी प्रेशर सेम यानी फोर्स सेम लग रहा होगा। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल में दो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल सारे फोर्सेस की बात करें जो कि सेम हाइट पर काम कर रहे हैं, तो हर एक फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा सेम डेप्थ होने के कारण वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम एक डेप्थ पर, एक सेम डेप्थ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली इस पर फाइनली कोई फोर्स नहीं होगा, सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये तो बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है वहां पर, क्योंकि डेप्थ तो सेम होती जा रही है, हर एक पॉइंट पर डेप्थ तो सेम होगी तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा होगा। पर अगर हम वर्टिकली फोर्सेस की बात करें जो कि एक लग रहा है डाउनवर्ड और एक लग रहा है अपवर्ड, अगर हम इस केस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में अगर हम इस अपवर्ड वाले लेवल की बात करते हैं, ये वाला लेवल, तो यहां पर जो हाइट है मान लिया वो है h1, ठीक है। और इस डाउनवर्ड वाले लेवल की बात करते हैं, डाउनवर्ड वाला लेवल जो कि मान लिया हाइट है h2। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम जानते हैं कि h2 इज ग्रेटर देन h1, यानी कि इस जो ये ब्लॉक का नीचे वाली सरफेस है इस पर जो फोर्स लग रहे हैं अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो ऊपर वाले सरफेस पर लगने वाले फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मान लिया ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है F1, तो नो डाउट कि F2 विल बी ग्रेटर देन F1। व्हाई? बिकॉज ये जो लग रहे हैं फोर्स ये ज्यादा डेप्थ पर लग रहे हैं, यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो ये वाले फोर्सेस इस फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। हम जानते हैं कि अगर भाई हॉरिजॉन्टली तो कैंसिल आउट कर लिया था, लेकिन वर्टिकली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो इन पर जो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा ज्यादा वाले की तरफ होगी, और ज्यादा कौन सा है, F2 यानी अपवर्ड। तो इस ब्लॉक पर अगर हम फाइनली बात करें तो इस ब्लॉक पर फाइनली एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से, जो कि F2 और F1 का डिफरेंस होगी। और यही अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो होता है बायंड फोर्स, ठीक है। और इसी वजह से बायंड फोर्स काम करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, पर वर्टिकली फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड वाली सरफेस कम हाइट पर है और डाउनवर्ड वाली सरफेस ज्यादा हाइट पर है। ज्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, और फोर्स ज्यादा है तो ये वर्टिकली अनबैलेंस्ड बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से इस पर अपवर्ड एक फोर्स काम करेगा। अपवर्ड क्यों? क्योंकि नीचे वाले फोर्स ज्यादा है जो कि ऊपर लग रहे हैं, तो उसी फोर्स को हम नाम देते हैं बायंड फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम, अभी तक हमने बायंड फोर्स पढ़ा, वो क्या होता है, उसकी यूनिट, उसका रीजन, इसके इफेक्ट और डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अपवर्ड बायंड फोर्स से रिलेटेड एक प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।